गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम अरस्तू के क्रांति संबंधी अब तक जो हमने उसके कारण पढ़े हैं, सामान्य और विशिष्ट, और साथ ही विशिष्ट शासन प्रणालियों में भी जो कारण पढ़े हैं जिनके कारण किसी भी व्यवस्था में क्रांति होती है या जो किसी भी व्यवस्था में क्रांति करने की वजहें बनती है, उन पर पिछली कक्षा में हमने चर्चा की। आज की कक्षा में हम अरस्तू ने क्रांतियों को रोकने के जिन उपायों की बात की है कि क्रांतियाँ कैसे रोकी जा सकती है, उन पर बात करेंगे। यहाँ पर भी अरस्तू जब उपायों की बात करता है तो क्रांतियों को रोकने के भी वह उपायों को दो भागों में बांटता है, एक सामान्य और एक विशिष्ट शासन प्रणालियों में जो क्रांति रोकने के उपाय हैं वो। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं अरस्तू के द्वारा क्रांतियों को रोकने के सामान्य उपायों के बारे में, यानी वो कौन से उपाय हैं सामान्य तौर पर यदि किए जाएं तो व्यवस्था में क्रांति होने से रोका जा सकता है। हमने पूर्व में देखा कि अरस्तू ने उन सभी कारणों को जानने का प्रयास किया जो संविधान को नष्ट करते हैं, और संविधान को नष्ट करने का तात्पर्य अरस्तू का था क्रांति का जन्म लेना। अरस्तू ने क्रांतियों को रोकने के लिए जो भी उपाय बताए हैं बच्चों, वस्तुतः हम देखें तो उनके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार या उपाय क्रांतियों को रोकने का हो ही नहीं सकता। जैसा कि मैक्सी ने भी कहा है कि क्रांतियों के विषैले तत्वों को रोकने के लिए आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कहीं और विश्वसनीय उप आधारों को नहीं बता सकता जितना कि अरस्तू ने बताया है। तो अब हम आते हैं अरस्तू द्वारा बताए गए क्रांतियों को रोकने के दो भागों में से एक भाग यानी सामान्य उपाय के बारे में। तो वो इस प्रकार से है बच्चों कि पहला जो सामान्य उपाय अरस्तू क्रांति रोकने का बताता है वह है संविधान के अनुरूप शिक्षा देना। यानी अरस्तू का मानना था कि संविधान को स्थायी बनाने के लिए, पूर्व में आपने देखा होगा कि अरस्तू ने क्रांति का अर्थ या क्रांति से अभिप्राय बताया था संविधान में परिवर्तन। तो उसको रोकने के लिए वह कहता है कि यदि संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जाए तो संविधान स्थायी हो सकता है। यानी हम प्रारंभ में ही बच्चों और नागरिकों को संविधान के अनुरूप शिक्षा देंगे तो वह संविधान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, उनमें संविधान के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी। और यह हम जो शिक्षण संस्थाओं से ही, प्राथमिक शालाओं से ही बच्चों को संविधान का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी श्रेष्ठता, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व समझा दें तो आगे बढ़कर वे संविधान की रक्षा और सफलता हेतु स्वयं काम करेंगे। वर्तमान में हम देखते हैं कि शासन प्रणाली के अनुरूप ही बच्चों शिक्षा की व्यवस्था है। दूसरा जो उपाय अरस्तू ने बताया है क्रांति रोकने का बच्चों, वह है अच्छा शासन। यानी अरस्तू का कहना था कि जिस राज्य की शासन व्यवस्था दूषित होती है वह शीघ्र ही पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ये देखा गया है और ये ऑब्वियस ही है कि जब शासन व्यवस्था बहुत अधिक दोषों से परिपूर्ण हो जाएगी, बहुत अधिक दूषित हो जाएगी, तो अपने पतन का रास्ता वह स्वयं ही चुन लेती है। प्रशासक, प्रशासनिक पदाधिकारी योग्य, ईमानदार, कर्मठ और न्यायी होंगे। घूसखोरी या भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। इस प्रकार से उस शासन में या उस राज्य में एक अच्छा शासन क्रांति होने की संभावना को खत्म करेगा।
तो अच्छा शासन दूसरा उपाय बताया। तीसरा उपाय बताया उसने शुद्ध आचरण, यानी जिस शासन व्यवस्था में शासकों का आचरण छल कपट रहित होता है वहाँ क्रांति के आसार नहीं के बराबर होंगे। साथ ही शासक वर्ग को जनता को धोखे में भी नहीं डालना चाहिए, यानी शासक वर्ग का आचरण बिल्कुल ही पारदर्शी और एक उच्च कोटि का होना चाहिए। तो इस प्रकार से शुद्ध आचरण भी क्रांतियों को रोकने का एक उपाय बन सकता है, ऐसा अरस्तू का मानना था। तीसरा उसने जो सामान्य उपाय बताया है क्रांतियों को रोकने का बच्चों, वह है कानून का पालन। यानी उसका कहना था कि सरकार के सभी अंगों के कार्यों और शक्तियों का वर्णन संविधान में होता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी वर्णन रहता है। प्रत्येक नागरिक और शासक का कर्तव्य है कि वह संविधान के कानूनों का पालन करे। इस प्रकार जहाँ संविधान का शासन होता है वहाँ पर सभी सुख शांति से रहते हैं और किसी प्रकार के अन्याय और आप कह सकते हो दोषपूर्ण शासन की संभावना खत्म हो जाती है। तो ऐसे में कानून का पालन करने से भी क्रांति को रोका जा सकता है। अगला कारण जो अरस्तू बताता है क्रांति को रोकने का, वह है राजभक्त नागरिक। यानी प्रत्येक राज्य में कुछ देशद्रोही होते हैं, वे संविधान और राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। ऐसे में जब स्थायी शासन प्रणाली चाहिए तो यह शासक का या राज्य के अधिकारियों का यह कर्तव्य होता है कि वह नागरिकों में राजभक्ति जगाए या राज्य के प्रति और संविधान के प्रति आस्था जगाए। तो ऐसे में जब नागरिक राजभक्त होंगे, संविधान के प्रति आस्थावान होंगे, तो भी क्रांतियों को रोका जा सकेगा। अगला उपाय बताता है अरस्तू क्रांति रोकने के सामान्य उपायों पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों हम, कि सामान्य तौर पर यदि ये उपाय जो अब हम पढ़ रहे हैं उनको कर लिया जाए तो क्रांतियाँ रोकी जा सकती है, ऐसा अरस्तू का कहना था या मानना था। तो अगला उपाय वह बताता है आंतरिक फूट न होने देना। यानी उसका मानना था कि राज्य में नागरिकों का शासक वर्ग में आपसी दलबंदी में नहीं होना चाहिए। राज्य में शांति और स्थायित्व बनाए के रखने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों में आपस में प्रेम और सद्भाव रहे। यानी उसका मानना था कि यदि राज्य के नागरिक शासक वर्ग के साथ दलबंदी में पड़ जाएंगे तो एक तरह से शासन में आंतरिक फूट पैदा हो जाती है और जो कई बार क्रांति का कारण भी बनती है। तो उसको रोकने के लिए नागरिकों में आपस में प्रेम और सद्भावना का गुण होना भी आवश्यक है। अगला उपाय बताता है सद्भावनापूर्ण संबंध। सद्भावनापूर्ण संबंध किसके बीच बच्चों? कि शासक और शासितों के बीच में, यानी शासक और प्रजा के बीच में जितने अधिक मधुर संबंध होंगे उतना ही राज्यों में व्यवस्था में क्रांति की संभावना कम रहेगी। साथ ही योग्य व्यक्तियों को जब व्यवस्था में पूरा सम्मान मिलेगा तो उनका जो अहम है वह संतुष्ट रहेगा और किसी भी प्रकार के उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी, तब भी व्यवस्था में क्रांति नहीं होगी। अगला उपाय बताता है अरस्तू शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं हो। यानी यदि व्यवस्था में सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो ऑब्वियस है कि शासक निरंकुश, अत्याचारी और अन्यायपूर्ण हो सकता है। ऐसे में यदि राज्य में शांति, व्यवस्था और स्थायित्व बनाए रखना है तो यह आवश्यक है कि शक्ति का समान वितरण किया जाए या समान वितरण होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वर्ग के हाथों में सारी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे कि वह इतना शक्तिशाली बन जाए कि व्यवस्था पर हावी हो जाए और प्रजा के साथ मनमाना व्यवहार करने लग जाए, क्योंकि ऐसा करने पर क्रांति पैदा होती है। तो शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं होगा, यानी शक्तियों का विकेंद्रीयकरण रहेगा व्यवस्था में,
तब भी क्रांति को रोका जा सकता है, ऐसा अरस्तू का मानना है। अगला सामान्य उपाय वह बताता है न्याय। यानी अरस्तू का मानना था कि जिस भी राज्य में न्याय का अभाव होता है वहाँ जनता अवश्य विद्रोह करती है। ऐसे में इस विद्रोह या क्रांति से बचने के लिए आवश्यक है कि राज्य में न्याय व्यवस्था मजबूत हो, यानी राज्य की शासन व्यवस्था उचित न्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित हो। अगला जो उपाय बताता है अरस्तू वह है समानता। यानी जिस भी व्यवस्था में, जिस भी राज्य और समाज में जब गरीब और अमीर का अंतर एक हद से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर संघर्ष पैदा होता है और यही संघर्ष आगे चलकर क्रांति को जन्म देता है। ऐसे में यदि क्रांति को रोकना है तो समानता का सिद्धांत न केवल सामाजिक क्षेत्र में वरन राजनीतिक क्षेत्र में भी अरस्तू ने कहा लागू होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में ही जो विषमता होती है वह अंततः क्रांति को जन्म देती है। अगला जो उपाय बताता है अरस्तू क्रांतियों को रोकने का बच्चों, वह है सरकारी कोष का दुरुपयोग न हो। यानी शासक वर्ग को सरकारी धन का उपयोग जनता की भलाई के लिए ही करना चाहिए। जिस भी शासन व्यवस्था में सरकारी धन का उपयोग जब राजा या शासक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करने लगता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह करती है या क्रांति के लिए प्रेरित होती है। अगला उपाय अरस्तू बताता है बच्चों राजकीय सेवाएं। यानी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उच्च अधिकारियों की सेवा अवधि कम होनी चाहिए तथा निम्न अधिकारियों की सेवा अवधि ज़्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे वे स्वेच्छाचारी बनने का उनमें एक जो भाव पैदा हो जाता है उच्च अधिकारियों में, वो पैदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास इतनी अवधि ही नहीं होगी कि वह व्यवस्था पर हावी हो सके और इसके कारण प्रशासन में स्थायित्व आएगा और निष्पक्षता भी आएगी। यहाँ पर अरस्तू का कहना है कि राजकीय सेवाओं में जो उच्च अधिकारियों के हाथों में शासन व्यवस्था होती है और वो लंबी सेवाओं के कारण शासन व्यवस्था पर पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं और मनमाना निरंकुश व्यवहार करने लगते हैं, वह भी कई बार क्रांतियों को जन्म देने का कारण बना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उनकी सेवाओं की अवधि कम रखी जाए। अगला उपाय अरस्तू ने बताया है सर्वोच्च पदों की योग्यताएं। यानी अरस्तू के अनुसार जो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारी हैं वह संविधान के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, प्रशासनिक क्षमता वाले, गुणी, न्यायप्रिय, कुशल और योग्य होने चाहिए। ऐसे में जब सर्वोच्च पदों पर योग्यता और कुशलता के आधार पर अधिकारियों का चयन होगा तो व्यवस्था में योग्य और कुशल अधिकारियों या आप कह सकते हो नागरिकों द्वारा जो कई बार क्रांति कर दी जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों अरस्तू ने सामान्य उपाय क्रांतियों को रोकने के यह बताए हैं। अब हम आते हैं कि अरस्तू द्वारा जो दूसरा भाग क्रांति को रोकने का बताया था, विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियाँ कैसे रोकी जाएगी उसके उपाय बताए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है प्रजातंत्र में, कि प्रजातंत्र में अरस्तू के अनुसार क्रांति को कैसे रोका जा सकता है। तो पहला है कि शासक को जनता की स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी प्रकार का आघात नहीं करना चाहिए, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न हो। दूसरा, पूरी तरह से शासन व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। तीसरा, बहुमत की शासन व्यवस्था कायम रहे, यानी शासन व्यवस्था में बहुमत के आधार पर या बहुमत की आकांक्षाओं के आधार पर शासन किया जाए। चौथा, धनिक वर्ग के प्रति भी किसी प्रकार का अन्याय न हो। अगला, सेनाध्यक्ष का शासन नहीं हो। उससे अगला, जन आंदोलन यदि हो रहा है प्रजातंत्र में तो उसका जल्द से जल्द अंत किया जाए या उसका समाधान निकाला जाए।
कि वह जन आंदोलन खत्म हो, और उससे अगला कि शासक को प्रजातंत्र में शक्ति और धन का पुजारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि उपरोक्त सभी उपायों पर विचार किया जाए अरस्तू के अनुसार, तो लोकतंत्र सुरक्षित रखा जा सकता है। अब बात करते हैं धनिक तंत्र में क्रांति को रोकने के अरस्तू ने जिन उपायों पर जो उपाय बताए हैं उन पर बच्चों। तो पहला है कि राज्य में धनिक तंत्र में राज्य में बाह्य और आंतरिक फूट या विवाद नहीं पैदा होने देना चाहिए। दूसरा, गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऐसे नहीं धनिकों का शासन है तो केवल धनिक वर्ग के ही काम किए जाएं और गरीबों का बिल्कुल ख्याल न रखा जाए। तीसरा, शासन को धन कमाने का साधन बिल्कुल न बना ले शासक वर्ग। और चौथा, सरकारी कोष का सदुपयोग हो, यानी सरकारी कोष का किसी भी हालत में दुरुपयोग नहीं हो। तो उपरोक्त उपाय करते हुए धनिक तंत्र में भी क्रांति को अरस्तू के अनुसार रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कुलीन तंत्र की, यानी जो कुलीन वर्ग के लोगों का शासन होता है उसमें क्रांति को रोकने की। तो उसमें अरस्तू कहता है, पहला तो जनता के साथ जो कुलीन वर्ग है या शासक वर्ग है वह अच्छे से संबंध स्थापित करे, सौहार्दपूर्ण सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करे। और दूसरा, महान पुरुषों को पूरा सम्मान मिले। उपरोक्त दोनों उपायों द्वारा कुलीन वर्ग में क्रांति को अरस्तू के मत में रोका जा सकता है। अगला है राजतंत्र में बच्चों। तो राजतंत्र में क्रांति को रोकने के अरस्तू ने जो उपाय बताए हैं वो इस प्रकार से हैं कि राजा को संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, जनता के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए। उपरोक्त दोनों यदि उपाय करेगा तो राजतंत्र में भी क्रांति को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं निरंकुश तंत्र में क्रांति को रोकने की बात या क्रांति के उपाय करने की बात। तो पहला है कि शासक की तरह शासन करे, उसे जनता की भावना का ख्याल रखने का, स्वयं अपनी इच्छा से न भी रखे तो उसे इस प्रकार का बहाना करना चाहिए, या आप कह सकते हो इस तरह की एक तरह से कलाकारी करनी चाहिए कि वह जनता का ख्याल रख रहा है, तो जनता विद्रोह के प्रति प्रेरित नहीं होगी। दूसरा, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए शासक का। तीसरा, उसे देवता का उपासक होना चाहिए, यानी धर्म में आस्था होने के कारण हो सकता है वह निरंकुश शासन न करे। अगला कि उसे जीवन की रक्षा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। पांचवा कि उसे पक्षपातपूर्ण ढंग से जनता के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी जनता के साथ उसे समान व्यवहार करना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ग या जाति के हों। और अगला कि उसे सार्वजनिक राजस्व का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो उपरोक्त उपाय करके निरंकुश तंत्र में भी अरस्तू ने कहा कि क्रांति को रोका जा सकता है। अब हम अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों का समापन, उसकी आलोचना करते हुए करेंगे बच्चों कि अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों की जो आलोचनाएं की गई है वो इस प्रकार से है कि पहली आलोचना तो की गई है कि वह एक तरफ तो निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है और दूसरी तरफ इससे स्थायित्व प्रदान करने के उपाय भी बताता है। तो यह एक प्रकार से अनावश्यक भी है और अवांछनीय भी प्रतीत होता है। दूसरी आलोचना जो उसकी क्रांति संबंधी विचारों की गई है बच्चों, वह यह है कि अरस्तू क्रांति को एक बुराई की नज़र से देखता है, अच्छाई की नज़र से नहीं। आलोचकों के अनुसार क्रांति द्वारा सुधार व वांछनीय परिवर्तन भी कई बार लाए जाते हैं और किसी भी व्यवस्था को कई बार क्रांति ही उच्च दिशा में ले जाकर स्थायित्व प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हर बार क्रांति का होना बुराई नहीं माना जा सकता है, जैसा कि अरस्तू ने माना। तीसरी आलोचना यह कहकर की गई है कि अरस्तू ने क्रांति शब्द का प्रयोग केवल संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन होने के अर्थ में किया है। तो आलोचकों का मानना है कि क्रांति शब्द इतना व्यापक है कि इसका प्रयोग हम किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित करके नहीं कर सकते हैं। यह एक व्यापक और विस्तृत शब्द है।
अगली आलोचना यह कहकर की गई है कि अरस्तु ने अपने विचारों से निरंकुश शासक के हाथों में कुछ ऐसे खतरनाक, क्रूर और अमानुषिक युक्तियां दे दी है जिससे जनता के सारे अधिकार, सारी मान मर्यादाएं और संपत्ति लूटी जा सकती है। यह कहकर भी अरस्तु के इस क्रांति संबंधी अवधारणा की आलोचना की गई है। इस प्रकार बच्चों, उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि उसके क्रांति संबंधी विचार एक विशेष महत्व रखते हैं। उसने जिस प्रकार से क्रांति का अर्थ, उसके कारण, उसको रोकने के उपाय बताए हैं, जितने वो वास्तविक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक लगते हैं, राजनीतिक दर्शन में अब तक किसी ने भी इस प्रकार से क्रांति की इतनी विचार, विस्तृत और व्यापक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है। अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारण वास्तव में आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए भी मार्गदर्शक का काम करते हैं, और यदि अरस्तु द्वारा बताए गए उपायों को शासक द्वारा पालन किया जाए तो निश्चित रूप से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में, शासन प्रणालियों में स्थायित्व लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज की कक्षा में हमने अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांतियों को रोकने के उपाय, सामान्य उपाय और विशिष्ट शासन प्रणालियों के उपाय पढ़े, फिर उसकी आलोचनाएं की, और इस प्रकार आज की कक्षा में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे की कक्षा में अरस्तु से संबंधित किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।